चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। चोरी हुई, रामधन की चोरी हुई, उसको लेके पूरा देश जानना चाहता है कि जहाँ मुख्यमंत्री जी बराबर दौड़ा मारते थे, आज वहाँ इतनी बड़ी डकैती पड़ी, आखिर मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस तरफ कब जाएगा? अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे। आखिरकार दान का पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। वो ढूंढ ढूंढ करके केवल गॉसिप्स के जरिए मुद्दा लाना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में कोई भी हमारे खिलाफ निगेटिविटी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हुआ, जहां पहले ही दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक तख्ती, बैनर और दान पेटी लेकर पहुंच गए। विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार को घेरने लगे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पूछा कि आखिर चढ़ावा चोरी का खेल कब से चल रहा था, चोरी का पैसा कहां कहां गया। साथ ही मुख्य आरोपियों को बचाने के आरोप भी समाजवादी पार्टी ने लगाए। सपा के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी का फौरन जवाब सामने आया। सीएम योगी ने कहा, जो लोग राम भक्तों को गोलियां चलवाते थे, मंदिर निर्माण में बाधा डालते थे, वो आज किस मुंह से अयोध्या की बात कर रहे हैं। इधर विधान परिषद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से सपा पर कड़ा प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि भव्य मंदिर देखकर इनकी छाती फट रही है, सपाई ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे इनका पैसा चोरी हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जवाब देने के बजाय भाग क्यों रही है। हालांकि इन सब के बीच अब सवाल यह भी है कि चढ़ावा चोरी पर मचे संग्राम का अंजाम क्या होगा। 27 के रण में चढ़ावा चोरी क्या सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा? तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते खास रिपोर्ट। सिर पर लाल टोपी, हाथों में तख्ती, दान पात्र और जुबान पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे। तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा की है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मॉनसून सत्र के पहले ही दिन चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को अपने तल्ख तेवर दिखा दिए। यूपी विधानसभा में अखिलेश के सिपाहियों ने ठीक उसी तर्ज पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस तरह संसद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। संसद परिसर में दान पात्र और तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 27 के रण के लिए चढ़ावा चोरी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। भगवान राम के नाम पर जो है चढ़ावा चढ़ाया था, उसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने मिल करके चुरा लिया और पूरे मंदिर को खंगाल दिया, जो है जिससे जो है आस्था पर चोट पहुंची है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि संसद से लेकर विधानसभा तक चढ़ावा चोरी पर सवाल पूछते रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक जोर शोर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते रहेंगे। अयोध्या के मुद्दे पर सरकार को बार बार घेरेंगे। भगवान राम के नाम पर जो है चढ़ावा चढ़ाया था, उसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने मिल करके चुरा लिया और पूरे मंदिर को खंगाल दिया, जो है जिससे जो है आस्था पर चोट पहुंची है। सदन में सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। 4 दिन के विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे को उठाएगी, किसानों की कर्ज माफी की मांग करेगी, बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर सवाल उठाएगी, कानून व्यवस्था पर भी सवाल पूछेगी, पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा उठाएगी, स्कूल बंद होने पर सरकार को घेरेगी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा होगा राम मंदिर चढ़ावा चोरी। और सरकार पर प्रहार के लिए समाजवादी पार्टी ने इसे ही सबसे बड़ा हथियार बनाया है। चंदा चोरी का सवाल, युवाओं का सवाल, और इतने कम समय में
तो लोकतंत्र में जब समस्याओं से भाग रही है तो लोकतंत्र में इतने समय से कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकती है। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या जन्मभूमि के जो मंदिर बने, उस मंदिर में इतनी बड़ी लूट हुई, चढ़ावा चोरी हुई, रामधन की चोरी हुई, उसको लेकर पूरा देश जानना चाहता है। जहाँ मुख्यमंत्री जी बराबर दौड़ा मारते थे, आज वहाँ इतनी बड़ी डकैती पड़ी, आखिर मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस तरफ तक जाएगा। छोटे नौकरों को जेल में डाल करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। एक तरफ विपक्ष चढ़ावा चोरी, परीक्षाओं में धांधली समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार अपने 10 साल के कामकाज को सदन के जरिए जनता के सामने रखने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र में योगी सरकार का एजेंडा है 2026-27 का अनुपूरक बजट, नए विधेयक पारित करना, सदन में 10 साल की उपलब्धियां रखना, जनहित की योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी देना, विकास के मॉडल को बताना। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था, जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, आज उनका दोहरा चरित्र देखिए। वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। जाहिर है सदन में जो मुद्दे उठेंगे वही विधानसभा चुनाव में भी गूंजेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने भी विपक्ष पर प्रहार के लिए तरकश के सारे घातक तीर निकाल लिए हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर घेर रही समाजवादी पार्टी को उसके अतीत की याद दिला रही है। लेकिन सवाल है कि चढ़ावा चोरी पर मचे कोहराम का अंजाम क्या होगा। 27 में सपा के लिए चढ़ावा चोरी का मुद्दा कितना कारगर होगा। पर सवाल ये भी है, क्या 27 के रण में अयोध्या ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब चलिए हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। रत्नेश मिश्रा नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे इस वक्त संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रत्नेश जी आपका रुख करते हुए ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त 2027 में चुनौती महसूस हो रही है क्या? तो सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए सुरभि जी, भारतीय जनता प्रत्येक चुनाव को, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव, प्रत्येक चुनाव को चुनौती मानकर ही चुनाव लड़ती है। उसके परिणाम चाहे जो भी, हम किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा मानकर नहीं लड़ते। 2027 का भी विधानसभा चुनाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने पूर्व के चुनाव रहे हैं। और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच अपने मुद्दों के साथ, अपने कार्यों के साथ जाएगी और हम जनता के साथ संवाद करके उनके लिए हमारी सरकार बनने पर और क्या उचित हो सकता है, इस पर भी आगे काम करेंगे। लेकिन विपक्ष जिस प्रकार लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने और 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद हताश हो गया है और वो जिस प्रकार से उलूल जुलूल कृत्य कर रहा है, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक, उसको उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इसका समुचित जवाब 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को देगी। अभी मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के राम मंदिर के मुद्दे पर घेर रहे थे। आप शायद जिनके भरोसे वो हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इन्हीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कारसेवकों पर गोली चलवाई और लोकसभा में खड़े होकर इस बात को कहा कि जो मस्जिद पर चढ़े वो उतरे चिपक गए, नीचे नहीं आए। इन्हीं की पार्टी के नेता रामगोपाल यादव जी ने कहा कि
अगर और जरूरत होती राज्यसभा में बोलते हुए तो औरों को भी मरवा देते। कैंट में अपर्णा यादव का प्रचार करते हुए मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, हाँ हमने राम भक्तों पर, कार शोकों पे गोली चलवाई, हम मुसलमानों के लिए काम करते। और उसी राम भक्त, जिस राम धन की आज इतनी चिंता कर रहे हैं सुरभि जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले, उसी राम मंदिर का जब दिव्य और भव्य निर्माण संपन्न हुआ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, और जब उसमें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तो इन्हीं समाजवादी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बायकॉट कर दिया, कहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। चलिए ठीक है, ये हिंदू, ये मतदाता ये भी देख रहा है कि किस प्रकार से 500 वर्ष के संघर्षों के बाद जब उसे अयोध्या में दिव्य एवं भव्य राम मंदिर निर्माण होकर प्राप्त हुआ, तो वहां पर 2.5 साल बीत गए, ना तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, ना गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, ना तो मुलायम सिंह यादव के परिवार का कोई व्यक्ति आज तक दर्शन करने नहीं आया। अरे भाई, कम से कम राम जी का आके देख तो जाते। सोचे राम जी को कितनी पीड़ा होती होगी कि मेरे चंदे की तो चिंता है, लेकिन मेरे रत्नेश जी, दरबार पे बस अफसोस इस बात का है कि हमारे साथ अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो जुड़ने बाकी हैं। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी जुड़ जाए, क्योंकि आपने जो सवाल उठाए वो सवाल तो गंभीर है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, और इसी वजह से मैं इंतजार कर रही हूं कि वो जुड़े, उसके बाद मैं उनसे भी सवाल पूछूं। तब तक मैं इस वक्त रुक करना चाहूंगी हमारे साथ, क्योंकि जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे अपनी पहचान रखने वाले संजीव कौशिक जी। संजीव कौशिक जी, सवाल ये भी है कि जब राजनीति की बात होती है, 2027 का चुनाव बिल्कुल सर पर खड़ा है। हम ये देख रहे हैं कि जब लोकसभा में भी कार्रवाई चल रही थी, राज्यसभा के भीतर भी कार्रवाई चल रही थी, तभी यह मुद्दा उठा, ये सवाल पूछा गया कि आखिर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और उसके बाद उस मामले को तो छोड़िए, उसमें तो हमने कई बार कार्रवाई बाधित होती हुई देखी, लेकिन आज जब मॉनसून सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुई तो यहां भी वही हाल है। यहां तक मुख्यमंत्री की ओर से तो कह दिया गया कि भाई आप वो मुद्दे लाइए ना जो विकास से जुड़े हुए हो, जो वाकई चर्चा का विषय है। तो जनता तो ये भी जानना और समझना चाह रही कि क्या ये चर्चा का विषय नहीं है। देखिए, चर्चा का विषय जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो भी है, और चर्चा का विषय जो विपक्ष उठा रही है वो भी है, दोनों है। हमारे मित्र रत्नेश भाई अभी बात कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव के बारे में बात कर रहे थे। इतिहास बड़ा निर्मम होता है और इतिहास को हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, जिसे जब चाहे आप पलट के देख लीजिएगा। मुलायम सिंह यादव इतने ही बुरे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पद्म विभूषण से क्यों पुरस्कृत किया था? सवाल तो उठता ही है, क्या उसके पीछे की मंशा क्या थी? हम दूसरी बात कह रहे हैं, 10 सालों का शासन रहेगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये बात भी भारतीय जनता पार्टी समझती है कि आखिरी वक्त में सरकार के चला चली के बेले में ये जो चंदा चोरी का मामला है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे विपक्ष के हाथ में ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी से लेकर लगातार वो इलेक्शन तक इसको लेकर के भुनाने का प्रयास करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी डंके की चोट पर यह बात कहती चली आई कि जो राम को लाएंगे, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, कह करके उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें ये गद्दी सौंपा है। तो सवाल जो है वो ठोस सवाल है कि क्या सचमुच में जो राम को लाएंगे, और ये एक सवाल जो सारे लोगों से पूछा जाता है या बोल दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टियों से कि चंदा दिया है क्या, या क्या आप कभी दर्शन करने गए क्या? तो क्या जो चंदा देगा उसको चोरी करने का अधिकार मिल जाएगा? जो चंदा नहीं देगा उसको पूछने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे घर में डकैती होना जरूरी है तभी हम डकैत का विरोध कर पाएंगे, डकैती का विरोध कर पाएंगे? ये कौन सा तर्क है? गलत है, गलत हुआ है। डंके की चोट पे यदि ये साबित भी हो रहा है कि गलत हुआ है तो उसके लिए एक जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी जी की पहचान, उत्तर प्रदेश में योगी जी की पहचान विराट हिंदू हृदय के जैसे लोगों के बीच में है, और तब भी यदि राम मंदिर के चंदा में या उनके चढ़ावे में इस तरह की बात, बेहद शर्मनाक तो है ही, और विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं घेरेंगी इस पे? हम ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में इतनी फहरिस्त लंबी होनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो इन मुद्दों से अलग अपने फहरिस्त को रखती और कहती इन आधार पर आप हमें वोट कीजिए। दुर्भाग्य से विपक्षी पार्टियां जहां घेर रही है वहीं पे जाकर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है। उनके पास भी यदि गिनाने के लिए दूसरा कुछ होता तो शायद उसके बारे में गिनाती। और देख रहे हो जी, कहीं से कोई आवाज आई है मुझे, शायद उसकी वजह से। तो ठीक, फिर भी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर घेरती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष कितना घेर पाता है, कितना लंबा इसे, और आगे आने वाले दिनों में कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है विपक्ष, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी सुरभि। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। संजीव जी, हमारे साथ अब
वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, रजनीकांत वशिष्ठ जी और कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तो मैं रजनीकांत जी आपके पास आऊं उसके पहले मैं एक बार कपिल जी का जरूर रुख करना चाहती हूँ। रत्नेश मिश्रा जी का आपके लिए कई सारे गंभीर आरोप भी थे, कई सारे सवाल भी थे। 2027 के चुनाव के लिहाज से आप लोग इसे जानबूझ करके राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है और ये बार बार कहा जा रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि भाई आप लोग को मुद्दा लाना है तो आप लोग काम के मुद्दे लेकर के आइए ना, जो विकास से जुड़े हुए हो। आप ऐसे मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं जिस पर जांच पहले से चल रही है, तो फिर आप इसे राजनीतिक मुद्दे पर कितना खेल पाएंगे? देखिए, राजनीतिक मुद्दा वो सारे सकारात्मक मुद्दे होते हैं जो देश हित के से, जिससे देश हित प्रभावित होता है, जिससे देश के लोग प्रभावित होते हैं। क्या किसी ने सोचा था कि जिन लोगों ने इस बात का दावा किया था कि हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, क्या किसी ने ये सोचा था कि प्रधानमंत्री जी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर को अपना जताएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सरकार चल रही है, उस रिजिम में फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप एक न्यास का गठन करें। तो प्रधानमंत्री जी, देश की केंद्र सरकार ने एक न्यास का गठन किया और इस न्यास के गठन के अंदर आपने ये देखा होगा, इस न्यास के गठन के अंदर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने न्यास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए कोई निर्धारण नहीं किया। एक योग्यता का निर्धारण था कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उनकी विचारधारा का होना चाहिए, आरएसएस का व्यक्ति होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद का होना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद का होना चाहिए। यानी इस तरीके के तमाम जो दावे हैं वो उनके द्वारा किए गए हैं। तो ये बड़ी सोचने वाला विषय है कि आखिर जो है किस तरीके से ये जताना चाहते हैं एक अयोग्यता का इन्होंने पूरा का पूरा गठन कर दिया। मैं एक बात को पूछ रहा हूं, देश की जनता इनसे सुरभि पूछ रही है कि वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, प्रधानमंत्री ने जताया कि नहीं, जैसे लगता हमने बनवा दिया। तमाम डिबेटों में ये कहते थे कि ये पूछते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख का नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी हो गई और मंदिर भी आ गया। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। जब आप उद्घाटन से लेकर के और ध्वजारोहण तक कर रहे हैं, शिला पूजन से लेकर हर काम कर रहे हैं, तो चंदा चोरी से किनारा कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, चंदे के चोरी के मजदूरों को आप न्यास के एक्ट के अंदर कैसे ले जा सकते हैं? भाई मेन चीज है वैकेरियस लाइबिलिटीज पर लागू होती है या 1882 भारतीय न्यास अधिनियम के अंदर धारा 23, 25 और 26 पढ़ लें। इसमें गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि उनके कोष के साथ खिल्त मिल्त हो रहा था। चंपत राय साहब 5 जून को बरामद कर लेते हैं पैसा, और उसके बाद भी जो है, उसके बाद भी आपने जिस तरीके से देखा है कि चंपत राय ने बरामदगी को छुपाने का काम किया, यानी कि चोरी के अंदर जो माल बरामद हुआ था उसको अपना बना लिया और बिना किसी एफआईआर के बरामद देखरेख में कैसे नहीं। लेकिन कपिल जी, जिन बातों का आरोप लगाया गया था, चाहे वो काग भुसंडी का मामला हो, चाहे उस हार का मामला हो, चाहे वो चांदी की ईंटों का मामला हो, तो ऐसे तो कई ऐसे मामले रहे थे जिस पर आप लोगों ने आरोप लगाया था। सोने की रामायण चोरी हो गई, ये तक भी कह दिया गया था, लेकिन उसके बाद तो उसके साक्ष्य दिखाए गए, सबके सामने प्रमाण तो दिया गया कि सब कुछ सुरक्षित है, चोरी हुई है, इस बात से किसी ने ऐतराज नहीं किया। कितने पैसों का गबन हुआ इसकी जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन हुआ, कार्रवाई चल रही है। तो फिर इस बात को अब भी राजनीतिक मुद्दा बनाना, तो ये तो वाकई 2027 के लिहाज से आप लोग कर रहे हैं फिर। तो रवि, मैं आज भी आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि जो चोरी का प्रकरण सिर्फ ये चढ़ावे की चोरी नहीं है, चंदे की भी चोरी है, जो 1400 करोड़ रुपए पहले ही मंदिर से पहले चोरी हो चुका है। जो रथ यात्रा ये लेकर के निकले थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा शिला पूजने के लिए आई थी, जिनमें से 1250 शिलाएं मणिमाणिक्य और सोने चांदी की थी। वो कहां गई? वो भगवान श्री राम की मूर्ति जो बेशकीमती थी, जो फिर बीजेपी इस पर यही कहती है कि भैया आप सिद्ध कर दीजिए ना, आप प्रमाण दीजिए, सिर्फ कह देने से हो जाता है क्या? कह रहा हूं, ये तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चोर है क्या जो कहती है कि साबित कर दीजिए?
ये तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर नहीं, संदेह वो तो मामला इस बनता बात को तो हुआ, स्वीकार चुके कि चलो चंदे में से कुछ रकम चोरी हुई है, उसकी जांच हम कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं उनको भी एक एक करके नापा जा रहा है, लेकिन ये कह देना कि 2000 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है, ये गायब है, ये गायब है, इससे सिद्ध तो कीजिए। सर अभी आप बार बार टोक रही हैं, जब कोई चीज चोरी हुई है और गायब हुई है तो उसको कहा नहीं जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जो 2 करोड़ की जमीन आप 20 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं 5 मिनट के अंतर पर, जो खरीद में गबन की बातें हैं उसके डॉक्यूमेंट्रियल प्रूफ दिए गए हैं, संजय सिंह ने दिए, संतोष दुबे ने दिए हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पवन पांडे ने दिए। और वही नहीं, जो इनके अपने लोग थे, क्या आप भूल गई कि अनिल मिश्रा पे गंभीर आरोप लगे, चंपत राय पे गंभीर आरोप किसने लगाए? जो आरएसएस के ही लोग थे, जो बकायदा उस पर पद पर थे, लेखा अधिकारी के पद पर थे, जो बकायदा जो है आर्किटेक्ट थे दीनानाथ वर्मा जी, जो इंजीनियर थे, वो इनको आरोप लगाया कि 40% की कमीशन खाई गई है। वो आपके सामने है। और मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना ये बताएं, सिर्फ ये इतना बताने का काम करें। अब मैं एक रिएक्शन पहले रजनीकांत जी से ले लूं, उसके बाद मैं रत्नेश जी के पास जाऊंगी। एक बात इनसे पूछ लीजिए कि योग्यता का निर्धारण किस आधार पे किया गया, और दूसरी बात, जो प्लेंटिफ, जो 3 जीवित प्लेंटिफ थे, उनको इसमें सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? 4 शंकराचार्य को इसमें न्यास में क्यों नहीं लाया गया? 13 अखाड़ों से अखाड़ों के अध्यक्ष क्यों नहीं लाया गया? ठीक है, उसका भी जवाब ले लेंगे और सर। डकैतों को लेकर के है, जो विश्व हिंदू परिषद और क्या बोलते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो इनको हिसाब किताब देना होगा। ठीक है कपिल जी, ये सवाल के जवाब हम ले लेंगे, लेकिन एक बार रजनीकांत वशिष्ठ जी का भी मैं रुख करना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ इस रिएक्शन के बाद। रजनीकांत जी, सवाल अब इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि 27 का संग्राम इसे कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में साबित हो सकता है। इसके इत्यादि क्या और कोई मुद्दे नहीं बचे हैं अब उत्तर प्रदेश में? या फिर जब विकास की बात करते हैं तो फिर दूसरी तरफ हमें ये तस्वीर भी दिखाई देती है कि एक वक्त वो भी था जब मंदिर बन रहा था, तब ये दावा किया जा रहा था सत्ता पक्ष की ओर से और कहा जा रहा था कि भाई इससे भी तो आप देखिए ना, विकास तो होगा ही, अयोध्या का भी विकास होगा, आसपास के इलाकों का भी विकास होगा, विकास कैसे नहीं होगा? और आज जब मुद्दा उठाया जा रहा है तो कहते हैं विकास की बात आप कीजिए, विकास के मुद्दे लेकर के आइए। आज ये क्या विकास का मुद्दा नहीं है? देखिए सुरभि जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 टर्म से सत्ता में है और समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार वो उसे सफलता हासिल हो जाए, वो इस सरकार को। तो अब इससे पहले पीडीए वाली बात उठी, उन्होंने समाज के सभी जातियों को जोड़ने का अभियान चलाया, सब लोगों को जोड़ने का। फिर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे भी उठे। और अब अगर जब चुनाव में 5 महीने का समय रह गया है, तो 5 महीने के समय रहते शायद समाजवादी पार्टी को लगा होगा कि कोई और कसर न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, तो उनके हाथ में ये मुद्दा लग गया, राम मंदिर का, चढ़ावा चोरी का मुद्दा लग गया। उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी को जरूर महसूस हो रहा होगा कि इस मुद्दे को अगर हम बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें जो थोड़ी बहुत कमी मान लीजिए हो भी रही होगी चुनाव लड़ने में, तो वो कमी इस बार पूरी हो जाएगी। अब जहां तक सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इसको नैरेटिव तक ले जाना चाहेगी सुरभि जी, तो 27 के संग्राम में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठने जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये मुद्दा तो दरअसल यानी यूं कहें कि पिच तो ये भारतीय जनता पार्टी की है। अब उस पिच पर अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी आ रही है तो उसे इस बात का पूरा भरोसा हुआ है कि एक वर्ग का वोट, वर्ग विशेष का वोट तो उनके साथ में है ही, प्लस पिछड़ों का, और पिछड़ों के साथ में दलितों का भी वोट कुछ उनके साथ है ही। अगर हिंदुओं का वोट और मिल जाए तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सुरभि जी, इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को अब चुनाव तक लगातार गर्म रखने का फैसला किया है। जी ठीक है। अब रत्नेश जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अब अपनी बात रखिए आप। देखिए सुरभि जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि ट्रस्ट में इनको रखा गया, फलाना को रखा गया, इनको क्यों नहीं रखा। सबसे पहली बात तो मेरी ये कि 1990 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी ने कहीं पर उसके किसी नेता ने कहा हो
कि हम राम मंदिर के पक्षधर और हमें चाहते हैं कि अयोध्या में दिव्य एवं भव्य राम मंदिर बने। अगर किसी एक ने बयान दिया हो तो बता दे, ताकि ये सिद्ध हो सके कि ये राम मंदिर के इस मामले के पहले से राम मंदिर के पक्षधर हैं और राम के बहुत बड़े भक्त हैं। और जब ये कह रहे थे कि भैया ट्रस्ट में भाजपा के लोगों को रखा गया, आरएसएस के लोगों को रखा गया, तो जब 2024 में ट्रस्ट बन रहा था तो अखिलेश यादव जी ने एक बार भी क्यों ये नहीं कहा कि चूंकि हम भी हिंदू हैं, हम भी राम के भक्त हैं, इसलिए हमको भी ट्रस्ट में मेंबर बनाया जाना चाहिए। एक बार भी नहीं कहा ना तो अखिलेश यादव जी ने कहा, ना राहुल गांधी जी ने कहा। आपको आगे कहना चाहिए था कि भाई राम सबके हैं तो ट्रस्ट में केवल आप ही के लोग क्यों, हम क्यों नहीं ट्रस्ट के मेंबर, हम भी ट्रस्ट के सदस्य बनेंगे। और जब तक नहीं बनाओगे ट्रस्ट नहीं बनने देंगे। भाई ये तो मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा शांति नहीं, उतना ही बोले जितना आपने बोला था। एक बार भी आके नहीं कहा इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात सीखे चले, हम भाई सत्ता में हमसे डंके की चोट पर सवाल पूछे, लेकिन मेरे भी दो सवाल हैं, एक राम भक्त के तौर पर, एक अयोध्या वासी होने के नाते, और एक शहीद कारसेवक के परिवार का बेटा होने के नाते। मेरे दो सवाल है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास उस बात का क्या जवाब है कि कारसेवकों पर गोली चलवाने का जो श्रेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में लिया, कैंट में 2017 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव का प्रचार करते हुए लिया, और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने राज्यसभा में कहा कि और को भी मरवाना होता तो मरवा देते, हम मुसलमानों की हित की बात करते। और दूसरा सवाल, एक राम भक्त होने के नाते मेरा सवाल है कि जब राम सबके हैं, समाजवादी पार्टी के भी है, कांग्रेस पार्टी के भी है, बसपा के भी है, हम कहते हैं भैया सबके हैं, तो जब 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको दिया गया तो आपने क्यों कहा ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हम नहीं आएंगे? अरे भाई कॉपीराइट नहीं था ना, आप जाते वहां डंके की चोट पे कहते कि राम पे केवल आपकी अधिकारता नहीं, राम हमारा भी है और हम आएंगे और डंके की चोट में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आएंगे। सर क्यों वोट तो आप लोगों ने मांगे थे ना, कॉपीराइट तो नहीं था, कॉपीराइट तो नहीं था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के वोट आप लोगों ने मांगे। आप लोग ये हमेशा से कहते रहे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। 8वां 10वां 20वां ऐसे नहीं चलेगा। दो आपने जवाब ले लिए, दो प्रश्न कर लिया, मेरा जवाब लीजिए। आपने दो प्रश्नों का जवाब, ना आपने दो कहा था, दो के बाद तीसरा बाद में कीजिएगा। मैं पहले दो ही सवाल का जवाब दूंगा, मैं पहले दो सवाल का जवाब दूंगा। राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो गई 2026 तक। आखिर अखिलेश यादव जी उस किस कार्य में व्यस्त हैं, डिम्पल यादव जी उस किस कार्य में व्यस्त हैं कि आज तक उनको अयोध्या में आकर सबके राम प्रभु श्री राम का दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाया। इसके दो है, या तो अखिलेश यादव दर्शन नहीं करना चाहते, डिम्पल यादव दर्शन नहीं करना चाहते। ये तो व्यक्तिगत विचार होते हैं सर, ये तो व्यक्तिगत मर्जी है कि अगर मुझे इच्छा नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरी इच्छा है तो मैं जाऊंगी सर। तो आप ये किसी पर थोप थोड़ी सकते, किसी की भक्ति आप ऐसे थोड़ी सिद्ध कर देंगे कि मंदिर गए तो भक्ति सिद्ध हो गई, मंदिर नहीं गए तो भक्ति सिद्ध नहीं हुई। लेकिन अयोध्या नहीं रत्नेश जी, ये आप मुझे एक बात बताइए, ये कह देना, ये तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि इनके पैसे चोरी हुए, क्या ये गलत शब्द नहीं है? अगर मैंने उस चढ़ावे में जरा सा भी योगदान दिया और अगर इस प्रकार के शब्द कह दिए जाए, जब मैं इस प्रकार का बयान सुनूं तो तकलीफ तो फिर मुझे भी हो रही है। आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं? आप या तो खुला नाम लेकर के कहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल, अरे भाई सुरभि जी मेरा छोटा सा सवाल है, आपका जवाब 5 या 6 साल सवाल कर लीजिए। घर वालों या किसी के घर वालों पर गोली चलवाकर मरवा देना बड़ा पाप है। सर संतोष दुबे भी उसी कार सेवक के परिवार से आते हैं जो कि इस वक्त हमलावर है लगातार। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं भी कार सेवक के खानदान से आता हूँ, और दूसरी तरफ मैं जब ये तस्वीर देखता हूँ तो भगवान राम को चला गया है। वो ये बात भी कहते हैं, वो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात भी कहते हैं। रत्नेश जी ठीक है, ठीक है, ठीक है रत्नेश जी, आप कपिल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है रत्नेश जी, अब आपकी बारी समाप्त हुई। आप कपिल जी नहीं हुए थे उस समय, ठीक है कपिल जी, उस समय ये पैदा ही नहीं हुए थे। बिना अप्पा डब्बा ये जिसके ये बता रहे हैं ये उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। रत्नेश मिश्रा जी, इन्होंने आंख से देखा ही नहीं, गोली खुद को खाई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है सुरभि, अब ये तो यही बात हो गई भाई, जब आपने चंदा दिया नहीं तो चंदे पूछ का अब सुन तो लें। अरे मैं कारण है,
तो मैं उसकी बात नहीं कर। अरे देखिए भाई, सुरभि जी ये अपनी ही बात पे फंस गए। अरे भाई ये सुनिए, अपनी ही हम बात, अगर अरे मैं ठीक पैदा नहीं चिल्ला हुआ रहे था हो, तो मैं अरे गोली फट कांड की जाएगी बात नहीं कर ये सकता। नस यहाँ तो से, जब इन्होंने चंदा ये नहीं नस दिया, तुम्हारी यहाँ तो से फिर फट चंदे की बात जाएगी, कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारी नस फट जाएगी, नाक से खून आने लगेगा। क्यों अरे, चिल्ला रहे हो? रत्नेश जी, आराम से अपनी बात रख लीजिए, आराम से बात रख लीजिए। सर आपकी आवाज यहाँ तक पहुंच रही से है। नस फट जाएगी यहाँ वाली, ठीक है और यहाँ सर, से एक खून एक निकलेगा। रत्नेश जी, अब आपने सवाल जब पूछे हैं तो जवाब तो दोगे, देने इतना दीजिए। फैला ली हो। रत्नेश जी जवाब तो देने दीजिए ना उन्हें। मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। सुरभि पहले इनकी ठीक है आवाज बंद रत्नेश जी, करो। ऐसे नहीं होता सर। सुरभि पहले इनकी आपने आवाज सवाल बंद करो। पूछे हैं तो सर सवाल अरे के इनके जवाब नाम देने चंदा वाला चोरों की व्यक्ति आवाज तैयार बंद है। कराइए। आप जवाब तो पहले सुनिए चंदा चोरों की सर, आवाज बंद जवाब तो कराइए। सुनिए पहले। ये डकैतों की आवाज बंद कराइए, चंदा चोर की आवाज बंद कराइए। पे सवाल पूछूंगा और तब तक पहले पूछूंगा जब चंदा तक जवाब चोर नहीं की आएगा। आवाज ये बंद नहीं, कराइए। ये नहीं, काल नेमी की नहीं, तरह कपिल भागो जी। मत पहले भागो। कपिल जी, चंदा सर चोर की ऐसे आवाज शब्द बंद इस्तेमाल ना कराइए। कीजिए किसी के लिए भी। ये अयोध्या ठीक में है रहता सर, है, ये चंदा आरोप चोरी है, सीधे कर रहा आरोप था। है, उसकी जांच चल रही है। आप ये किसी अयोध्या भी में पार्टी रहकर को इस सीधा तरीके से चंदा इसमें नहीं चोरी घसीट कर रहा था सकते। ये तीन आदमी। सवाल पूछे हैं, ये तीन खुद सवालों चंदा के चोरी जवाब में दो। शामिल है, अयोध्या में नहीं रहता पता बता है रहा तो है। कहते हो समाजवादी पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। सुरभि पहले इसकी आवाज बंद कराइए, क्योंकि ये चंदा चोरी में योगदान दिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चंदा चोर है। हजारों राम भक्तों की हत्या इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करवाई थी। अरे फट इनकी जाएगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक ये अरे फट गलत जाएगा, भाषा भी फट जाएगा। ये फट जाएगा। ये देखो यहाँ, देखिए ये इनके देखो इनके फट मन जाएगा। में ये किसी का गला काटते हैं, अरे किसी का क्यों गला थूक फाड़ रहे हो देना। रत्नेश जी, इतना? लोगों आपको को पूरा भर मौका जाएगी। दिया गया आवाज सर। बड़ी मजबूत आपको है। अपनी अरे बात रखने कहाँ का पूरा मजबूत मौका है? दिया गया, लेकिन आप दूसरों कहाँ के बीच में इस मजबूत है? तरीके से बोलेंगे तो चोरों, सर सवाल और जवाब कैसे हो गिरफ्तार और पाएंगे? डकैतों की आवाज मजबूती होती है। जब चोर, समाजवादी पार्टी की डकैत, गोली सहली चोर और तो मेरी डकैत आवाज जो नहीं है, पटेगी, इनकी मेरा आवाज गला बड़ी नहीं मजबूत पटेगा। होती है। जवाब दो। जो चोर और डकैत होते हैं, इनकी आवाज बड़ी मजबूत होती है। कपिल श्रीवास्तव जवाब अरे दो। पहले चुप रहो, मुलायम सिंह चंदा यादव चोर, ने तब तो जवाब दे। हत्या कराई, इसका क्या चंदा जवाब है? चोर, पहले चुप ढाई रहो, साल तब जवाब दे। रत्नेश जी, शायद आपने संजीव अरे कौशिक चंदा जी को चोर, नहीं चुप सुना रहो, था। तब तो उनकी ओर से जवाब भी दे। कहा गया था कि जब आप क्या लोगों को जवाब मुलायम है? सिंह से अगर इतनी ज्यादा पहले तकलीफ चंदा देने चोर की को उससे चुप कराइए, क्या तब तो आवश्यकता जवाब थी? दे। उस बात पर आपने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अरे बार बार आप चंदा मुलायम चोर, सिंह यादव का नाम इस चंदा बात की चोर वजह को से चुप घसीट कराइए। ले रहे हैं कि आखिर गोली चलवाने वाले तो वही थे। आपसे जब ये संतोष दुबे के परिवार के बारे में पूछा जाता है, तमाम कार सेवकों की बात की जाती है, तब आप कुछ नहीं कहते। ठीक है रत्नेश जी, इस तरीके से बात नहीं होगी। चंदा चोर को चुप कराइए, रत्नेश जी, चंदा चोर है, ये आपको गिरफ्तार समय है। देना पड़ेगा ये संतोष को डकैत भी। है, ये रहजन है, ये लुटेरा है राम मंदिर का, ये राम मंदिर का लुटेरा, इसको चुप कराइए पहले। ये राम लुटेरा है, राम रतन का लुटेरा, इसकी आवाज बंद कीजिए पहले। क्या गिरना अरे है? पहले रत्नेश इसको जी, बंद कराइए, मुझे राम मंदिर मजबूरन लूट आपकी के आवाज चोर म्यूट है, ये करनी सीना पड़ चोरी जाएगी कर रहा सर। है। वो नहीं आए दर्शन करने, इसका सर, भी ये जवाब चोरी दो। है, आवाज सीना म्यूट चोरी करनी कर रहा पड़ है, जाएगी चोर सर है। आपकी। जवाब ये दो, चंदा जवाब चोर दो, है, जवाब ये दो। चंदा चोर है, कपिल श्रीवास्तव ये जवाब चंदा दो। चोर है, इसकी अखिलेश आवाज बंद यादव कीजिए। 2.5 साल कपिल हो जी, आप गया अपनी राम बात ये मंदिर रखिए। चंदा का चोर है, दर्शन इसकी करने। आवाज बंद क्यों नहीं कीजिए प्लीज यार पहले। रत्नेश जी की आवाज थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। ठीक है रत्नेश जी, इस तरीके से बात नहीं हो पाती है, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी सर। कपिल जी, अब आप अपनी बात रख लीजिए सर। ये चंदा चोर है, ये डकैत है भगवान राम देना का। पड़ेगा। भगवान राम के राम मंदिर लुटेरों में की आवाज कभी भी बंद अगर कराइए, कोई भी कार्य तब न मैं करने बोल वाली पाऊंगा। पार्टी के प्रवक्ता ये को चंदा चोर की जवाब आवाज बंद देना कराइए, पड़ेगा। चंदा चोर है। डंके की चोट पे ये लूंगा, चंदा चोर की छाती पे आवाज बंद चढ़ के कराइए। लूंगा, घर पे चढ़ ठीक के है। लूंगा। आपका पिछयार राम बह रहा है भक्तों की क्या? हत्या का जवाब ये देख लूंगा नहीं ही रहा, लूंगा। चंदा चोर बोल रहा है, किसी चंदा में चोर दम की नहीं। आवाज बंद कीजिए। राम भक्तों के चंदा हत्यारों का चोर की जवाब आवाज देना बंद कीजिए, होगा। तब तो हम कुछ अखिलेश बोलेंगे। यादव अभी तक राम मंदिर का सुरभि दर्शन आपके करने पास क्यों नहीं टेक्नोलॉजी आए? नहीं है क्या चंदा चोर अभी की आवाज जवाब बंद देना करने की? होगा। दे पाओ तो दो, नहीं अरे तो भाई, भागो। चंदा चोर की आवाज बंद करने की टेक्नोलॉजी है कि नहीं? आवाज बंद कर। अरे राम भक्त अरे की आवाज डकैत है ये, राम सफाई के राम कहने मंदिर से का नहीं डकैत बचाने है, वाली। ये अयोध्या में रहता अयोध्या के है। लाल की आवाज नाक है, के किसी नीचे से अपाई चोरी सफाई और के सीना कहने चोरी से चल रहा है। नहीं बंद ये होने चोरी वाली। भी कर रहा था, ये सीना चोरी भी अयोध्या के अयोध्या में रहता है। हनुमानगढ़ी के बता रहा है एक कि युवक की आवाज है। ये जो ये है किसी अयोध्या में ये रहता किसी है, यही
यही गिराकट है, यही चोर है, यही डकैत है, होने वाली। यही भगवान राम के रतन का लुटेरा है। राम भक्तों के हत्या पर क्या जवाब है? इस लुटेरों को बंद कराइए आवाज। अब मैं कह पाऊंगा तक अखिलेश यादव इस आदमी की आवाज बंद कराइए। ये चंदा चोर है, गिराकट है, राजन है, लुटेरा है, डकैत है, ये छलिया है, छल कपट धोखाधड़ी करने वाला है।
ये राम मंदिर का लुटेरा है, छल कपट धोखाधड़ी करने वाला है, डकैत करने वाला है, राजनी करने वाला है, पॉकेटमार है। बंद कीजिए इसकी आवाज। अखिलेश यादव लूले हैं क्या? इसकी आवाज बंद कीजिए। ये लुटेरों का सरदार है, यही लुटेरों का सरदार है। टुन्नू यादव को इसी ने ट्रेंड किया है, टुन्नू यादव को इसी ने, भाजपा ने टुन्नू यादव को ट्रेंड किया, आरएसएस ने टुन्नू यादव को ट्रेंड किया। अपने लिए मार हो गई समाप्त। तो बता दो हत्यारों की। रत्नेश जी, कपिल जी, आप दोनों पहले एक एक गिलास पानी पी लीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए और उसके बाद बोलना शुरू कीजिएगा। तब तक मैं आप राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी का रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि इस बात पर राजनीति तो खूब जोरों शोरों से हो रही है, लेकिन ये हम देख रहे हैं, आप खुद भी अपनी आंखों के सामने देख पा रहे कि सत्ता पक्ष विपक्ष किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता के हित का क्या? जनता ने जो चंदा चढ़ाया, उस चंदा का क्या? कब तक इस बात का खुलासा होगा? कैसे जनता भरोसा करे? क्या 27 के चुनाव बीतने का इंतजार किया जाएगा? में कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सारे लोग लुटने वाले की आवाज बंद करो। ये चोर है, ये गिरफ्तार है, ये लुटेरा है, ये डकैत है, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चोर है। ये इसी रत्नेश जी और कपिल जी, छोटे बच्चे भी इस तरीके से नहीं लड़ते होंगे सर। राम मंदिर का चट्टा है, ये राम मंदिर का सर, अब तो शांत हो जाइए। बंद करो। ये राम मंदिर का चंदा चोर है, भक्तों की हत्या कराने वाले, ये राम मंदिर का चंदा चोर है। चंदा चोर, 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 चंदा चोर। लड़ लीजिए सर, हम सभी शांत बैठे हैं। आप लोगों की लड़ाई जब समाप्त हो जाए तो हमें बता दीजिएगा, ताकि मैं दूसरे मेहमानों का रुख कर पाऊं। खूब लड़िए। चंदा चोर डकैत, चंदा चोर डकैत, चंदा चोर डकैत, चंदा चोर डकैत, गली गली में चोर है, चंदा चोर डकैत है। राम भक्तों की हत्या करने चंदा वाले चोर डकैत है, गली गली में चोर है, चंदा चोर डकैत है, चंदा चोर डकैत है, राम मंदिर का डकैत है, गली गली में चोर है। हत्यारी पार्टी के हत्यारे कार्यकर्ता, जवाब दो, डंके की चोट पे जवाब लेंगे, छाती पे चढ़ के जवाब लेंगे, कारसेवकों की हत्या कराने का जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मंदिर से चोरी करता है, नहीं भागने दूंगा, मंदिर नहीं से चोरी भागने करता दूंगा। है। अखिलेश यादव देवी का चोर है, ये वैष्णो देवी का चट्टा है, लूले हैं, ये क्या अखिलेश यादव लूले हैं, क्या अखिलेश यादव अपंग है, क्या अखिलेश यादव बीमार है, क्या उनकी पत्नी डिंपल यादव बीमार है, क्या उनके घर के लोग बहरे गहरे। नहीं रत्नेश जी, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्या ये शब्द शोभा देते हैं? जब इसी तरीके के शब्दों का चयन जब समाजवादी पार्टी की ओर से कर लिया जाए तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है सर। रत्नेश जी, काफी देर से सुन रही हूँ मैं, काफी देर से सुन रही हूँ सर आप लोगों को। अखिलेश यादव से भी जवाब लूंगा, जवाब लूंगा। लूला बोलेगा क्या जिसकी चोटी गायब हो गई? ये लंगड़ा लूला बोलेगा क्या? जवाब लूंगा। अरे तुम क्या जवाब लोगे? रत्नेश जी, इन बातों का ध्यान रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा आप कि अगर जिन शब्दों का इस्तेमाल, आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, पूरा देश सुनता है। और वो जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ सर, वो भी हर किसी ने देखा। इस बार कई सारे मुद्दे हैं जनता के पास आप लोगों के खिलाफ सर, आप लोगों के खिलाफ कई मुद्दे हैं सर, ऐसे जो लड़ रहे हैं आप सर। ये बहुत बेतुका तरीका है सर। जब किसी के पास कोई जवाब नहीं बचता तो वो इस घृणित भावना के साथ में अपनी कहीं ना कहीं खुंदास निकालते हैं सर। राम भक्त की आवाज है, अब नहीं दबा पाओगे। इसकी आवाज है, चंदा चोर है। रत्नेश जी, ये राम भक्त की आवाज नहीं हो सकती है सर, ये राम भक्त की आवाज नहीं हो सकती है सर। अयोध्या सुनिए सर, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, जब चंदा चोरी हुआ तब भी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उन राम भक्तों से वाकई में मिलकर आई, कार सेवक के परिवारों से मैं मिलकर के आई और वो सिद्ध करता है कि वो क्या इस वक्त मांग रख रहे हैं अपनी। इस तरीके से चीखम चिल्ली करके किसी को बोलने देने का मौका ना दे करके आप ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे सर कि आप राम भक्त हैं। नहीं मिलेगा तब तक बोलूंगा। अरे बेवकूफ, जब चुप रहोगे तब तो जवाब देंगे।
आखिर मेरे परिवार के लोगों को गोली क्यों मारी थी? क्या राम मंदिर के पर अवैध ढांचे को उस गुलामी के प्रतीक को गिराना क्या हमारा गुनाह था? कोई अधिकार नहीं है। क्या हमारा गुनाह था? जमीनों में घोटालेबाजी अरे भगवान राम के नाम पे लूट खसोट की है। क्यों नहीं मांगी? तुमने चंदा चोरों की भर्ती की न्यास में। तुम चंदा चोर हो, चंदा चोर हो, राम रतन के लुटेरे हो, डकैत हो। 17 में गए थे, राम रतन का लुटेरा कहाँ से बैठा लिया? ऐसे लुटेरे और डकैत को क्यों बैठाती है? जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, इनके न्यास के खिलाफ, जिसको मोदी जी ने बनाया था अपने लोगों के चुट्टों को। तो फिलहाल जनता ने भी देखा कि किस तरीके से जब सवाल पूछा जाता है तो सवालों को कैसे गोल गोल घुमा करके और फिर किसी भी डिबेट का समय कैसे जाया किया जाए, यह आप लोग खुद देख पा रहे हैं। क्योंकि रत्नेश मिश्रा जी, कपिल श्रीवास्तव जी दोनों नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट की गई कई बार कि 2 मिनट के लिए शांत रह जाइए, एक एक करके बात रख लीजिए, ऐसे डिबेट तो नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी कोई सुनने को राजी नहीं है। बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, जैसे कि आज इस डिबेट के जरिए यह सिद्ध कर देंगे कि वाकई कौन चंदा चोर है और वाकई कौन आरोपी है। अरे जब SIT का गठन हुआ है, मामला कोर्ट के अधीन है, इंतजार तो कीजिए जांच का। राजनीतिक मुद्दा बना करके आप इस पर राजनीति अपनी अपनी तो कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन उस आम जनता का क्या जिसने वाकई उस चंदे में डोनेशन दिया? उस आम जनता का क्या जो उन मुद्दों को लेकर के चर्चा की मांग कर रही है कि जब सदन की शुरुआत हुई, जब कार्रवाई की शुरुआत हो, सत्र चले तो सत्र को सुचारू तौर पर चलाया जाए। क्योंकि कई मुद्दे हैं इस वक्त पूरे देश भर में। हमने देश के सदन को चलते हुए भी देखा, यहां उत्तर प्रदेश के सदन को चलते हुए भी देख रहे हैं, और दोनों की स्थिति एक जैसी है। क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के ना तो पूरी तरीके से ये तालमेल बन पा रही है कि किस मुद्दे पर चर्चा होगी, किस मुद्दे पर नहीं होगी। और फिर दोनों ही जगहों की परिस्थिति हमने देखी। हर बार सत्र की शुरुआत होती, कुछ ही देर के बाद सत्र की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाता है। सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए पोस्टपोन की जाती है, 1 दिन के बाद के लिए, 2 दिन के बाद के लिए, और ये न जाने कब तक चलता रहेगा। और आम जनता के टैक्स का जो पैसा इस सदन की कार्रवाई में इस्तेमाल हो रहा है, उसे इसी तरीके से व्यर्थ किया जाता रहेगा। क्योंकि आपने अब भी वो तस्वीर देख ली, तो ये जनता को भी तय करना बहुत जरूरी हो जाता है कि 2027 के चुनाव में वो किन किन मुद्दों को अपने जहन में रख करके वोट कास्ट करने जाएंगे। और रत्नेश मिश्रा जी, एक बात मैं आपसे भी ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस वक्त आप अपनी बात रख रहे हैं, बात बिल्कुल रखिए, लेकिन शब्दों की गरिमा बना करके। दूसरी चीज, सर आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, देश में वाकई कई मुद्दे हैं और इस वक्त जनता उन मुद्दों को डिस्कस करना चाह रही है। मैं विपक्ष से भी अपील करती हूं, कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी अपील करती हूं कि आप दोनों अगर सहमति के साथ में सर डिबेट को चलाना चाहे तो मैं आगे प्रोसीड करूं। सर अगर आप दोनों की अनुमति हो, अगर आप दोनों अब अपनी जिद छोड़ दे इस तरीके से लड़ते हुए, तो सर मैं क्या दूसरे मेहमान के पास चले जाऊं? बहुत सीधी बात है, जब तक इसकी आवाज बंद नहीं कीजिएगा और हम अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी को बोलने नहीं देंगे। आप पहले इसकी आवाज बंद कीजिए। ये नालायक आदमी है, इसने 3 प्रश्न पूछे और तीनों का उत्तर नहीं ले रहा है। इसने 3 प्रश्न पूछे और तीनों का उत्तर नहीं ले रहा है। आप बताओ, ऐसा भी कई आदमी। सर आप क्या चाहते हैं कि मैं डिबेट को यही खत्म कर दूं? सर मैं डिबेट यही खत्म कर दूं? आप लोग यही चाहते हैं? उत्तर जब मैं देने के लिए, क्योंकि रत्नेश जी मैंने आपको पूरा समय दिया, मैं बार बार आपको इसलिए टोक रही हूँ रत्नेश जी, क्योंकि आप वाकई में सवालों के जवाब सुनने को तैयार नहीं बैठे। सर आप अपनी बात चीख करके बोल रहे हैं। सर दिक्कत बन जाएगी आपको। सर पानी पी लीजिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए थोड़ा। सर गले पर इतना दबाव मत बनाइए। रत्नेश जी आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, आपने सवाल विपक्ष से भी पूछ लिया, पर विपक्ष को जवाब तो देने दीजिए। अरे समाजवादी पार्टी के कुत्ते की पूछ मैंने कौशिक नंदन है ये।
समाजवादी पार्टी के कुत्ते की पूंछ मैंने सीधी कर दी। सुअर है। ठीक है कपिश जी और रत्नेश जी, ये जो आप लोग भाषा की मर्यादा को लांघ रहे हैं सर, ये किस तरीके के व्यवहार को दर्शाता है? ये शोभा दे रहा है क्या सर? शोभा दे रहा है क्या? आपके घर वाले भी देख रहे होंगे चैनल को। सर शर्म आ रही है आप लोगों को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए? आदमी को बुला रहा है, जूते से मारूंगा, इस बेवकूफ को मार, ये जूता खो रहा है, राम मंदिर का रोके रहा है ये सर मजबूरन मुझे आप दोनों को गेस्ट लिस्ट से हटाना पड़ेगा सर। देखिए मजबूरन मुझे आप दोनों को इस वक्त इसी वक्त से सर हटाना पड़ जाएगा। मैं अब भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि एक दूसरे पर इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करना बंद कीजिए। आवाज आप क्यों नहीं बंद कर रही है? जब इसने 3 प्रश्न कर लिया तो उत्तर देने के लिए इसकी आवाज बंद कीजिए। ये गधे की तरह रेख रहा है, ये गधे की तरह रेख रहा है। हनुमान भक्त की आवाज आप ये बताओ गधे की तरह ये क्यों रेख रहा है? इस आवाज को और ये रेख रहा है बैठ के, और आप इसको देखवा रही है। समाजवादी ये समाजवादी किया हुआ पार्टी है, नहीं दबा सकती। ये राम भक्त की आवाज है। ये दुर्गति है देश की, ये दुर्गति है देश की। हनुमान गढ़ी जब इस तरीके से किसी भी मुद्दे को लाया जाता है मंच पर कि चर्चा हो, तो फिर चर्चा कहाँ से हो पाए? तो सुनो, ये भाषा की मर्यादाएं लांघ जाते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो भाषा की मर्यादाएं भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि देश में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ बैठे, किसके सामने क्या बात रख रहे हैं, और एक दूसरे पर इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी, इतनी ओछी हरकत करना कि शायद देश के लोग देख करके उन्हें शर्म आ जाए। वो अपनी आंखों पर पर्दा डाल ले सर, वो अपने कान बंद कर ले, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आएगी। ये बहुत ओछी, बहुत घटिया प्रकार की राजनीति है सर, और मैं आप दोनों को कह रही हूँ ये बात। राम भक्तों के आप सुन ले, जब इसने अपने प्रश्न पूछ लिए। रत्नेश जी, कोई राम भक्त इस तरीके से गालियों का इस्तेमाल नहीं करता है सर। तो इसकी आवाज क्यों नहीं बंद करा रही इस गधे की? रत्नेश जी, कोई भी राम भक्त किसी भी व्यक्ति पर इस तरीके का अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणियां नहीं करता सर। माफी मांगनी पड़ेगी। इसको ये हत्यारा है, इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज, इसकी आवाज बंद कीजिए, तब उत्तर दे पाएंगे। किसी समाजवादी ये चिल्पो कर रहा है, रेख रहा है गधे की तरह। ये अखिलेश यादव की गुंडई वाली सरकार है। ठीक है सर, मैं डिबेट यही समाप्त कर रही हूँ सर, मैं डिबेट यही समाप्त कर रही हूँ सर, क्योंकि आप लोगों के बस की तो नहीं है। इंटेलेक्चुअल शब्द, सोफिस्टिकेटेड शब्द शायद नहीं बनाए सर आप लोगों के लिए, वो आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। ये आपकी गलती है कि आप जान रही है कि उसने 3 कपिश जी सुनिए, आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। आप लोगों की भी जब इस तरीके से आवाज अगर मैं डाउन करना शुरू कर दूं, तो फिर आप लोग चिल्लाने लगते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप लोग आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। क्या अब आप इस तरीके से मुझे बोलेंगे कि मैं किस तरीके से डिबेट चलाऊं, किस तरीके से नहीं? सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप वाकई डिबेट चलाना चाहती हैं, जब उन्होंने प्रश्न मुझसे कर लिया 3 उत्तर मुझे देना, तो उनका आवाज क्यों खोल? तो सर रत्नेश जी को यही बात तो समझाने की कोशिश करें, जब वो सुने तब तो उसके लिए हम कसूरवार हैं। गाली देगा तो गाली नहीं पाएगा। अरे हत्यारों को हत्यारा नहीं। रत्नेश जी मैं दोबारा कह रही हूँ, रत्नेश जी फिर से नहीं। आवाज दे रहा कि नहीं? ठीक है, आवाज बंद कराइए। नहीं, मुलायम सिंह यादव ये कसूर है, इसके बारे में हमने नहीं बोला। इसने 3 प्रश्न किया, अब उत्तर देने नहीं दे रहा है, क्योंकि जान रहा है। चलिए ठीक है, इस डिबेट को मैं यही समाप्त कर पा रही हूँ, क्योंकि चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। रत्नेश मिश्रा नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े, रजनीकांत वशिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। तो चंदा चढ़ावा चोरी का मामला था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह बार बार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते हुए और सदन की कार्रवाई यहां स्थगित करते हुए दिखाई देते हैं, तो आज इन्होंने इस डिबेट को भी समय से पहले ही समाप्त होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ना तो कोई भी पक्ष दबने और सुनने को तैयार है, ना ही कोई भी पक्ष सवाल पूछने पर सीधे तौर पर जवाब देने को तैयार दिखाई दिया, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरना इतना जरूरी हो गया, वो इतने इन्वॉल्व हो गए कि एक दूसरे को गाली देने पर, एक दूसरे को अभद्र टिप्पणियां करने पर उतारू हो गए, और फिर यह दर्शाता है कि ऐसे फिर सदन की कार्रवाई कैसे चल पाएगी। तो फिलहाल ये अब आप तय कीजिए कि 27 का चुनाव, उसकी पूरी चाबी, उस सियासत की चाबी किसके हाथों में देनी है आपको। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आखिरकार दान का पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। वो ढूंढ करके केवल गॉसिप्स के जरिए मुद्दा लाना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच में कोई भी हमारे खिलाफ निगेटिविटी नहीं है। उपचुनाव का परिणाम आया, बाकी